नमस्कार। पाकिस्तान में आई है बाढ़ और इतिहास में ऐसी बाढ़ कभी आई नहीं। 100 किलोमीटर लंबी लेक बन गई हैं और 3 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं। सड़कों पर क्या खुले में रह रहे हैं और बाहर से एड भी बहुत आ रही है। एड आ रही है मतलब चाइना से प्याज आएगी या कहीं से दवाइयां आ रही हैं, कहीं से खाने का सामान आ रहा है। खाने के सामान की भी किल्लत है। सब्जियां की कीमत आसमान छू रही है। लेकिन ऐसे में खबरें ये आ रही हैं कि जितना भी काम किया गया था, वो जितनी भी एड आई थी, उसमें एम्बेजलमेंट यानी कि उसमें स्कैम है और पैसा खाया जा रहा है। एड गरीबों तक यानी कि उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जिनके लिए वो एड आ रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एहसान चौधरी साहब। एहसान जी पाकिस्तान के रहने वाले, इस समय वो अमेरिका में बैठे हैं। वहां पर इनका अपना एक थिंक टैंक है जिसके चीफ हैं ये, और वो थिंक टैंक इसी तरीके के जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस पे और इस तरह करप्शन के खिलाफ हल्ला बोल, करप्शन के खिलाफ काम करना, खरा सच, ये सब बोलते रहते हैं। एहसान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। एहसान साहब, क्या असलियत है कि ये जो एड आई है इसमें एम्बेजलमेंट की खबरें कितनी सही हैं? जी, थैंक यू रोहित। मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, पाकिस्तान में ये एक हिस्ट्री रही है हमारी कि जब भी एड आती है, ये तो इसी हवाले से आ रही है। इससे पहले भी काफ़ी एड आई है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, और उससे पहले सीटो सेंटो, तो वो एड लोगों तक नहीं पहुंची। और एक कई लुगर बिल पास हुआ था, और उस बिल में भी उनका एक मुतालबा था कि ये एड लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो उसको बिल को वो उस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट किया गया जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था। अब जो वाक़या हो रहा है, मैं बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी मेरे पास उस तरह की एविडेंस नहीं है, बट बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आई कैन से कि उसमें एम्बेजलमेंट के चांसेस तो रहेंगे, क्योंकि हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं है स्टेट की, और वो स्टेट का स्ट्रक्चर फ्रैजिल है, डिसफंक्शनल है। तो उसमें अब कौन कर रहा है उसको, मेरा ये गुमान है कि उसमें जितने रैंक मैटर्स, जो लोग टॉप रैंक पे हैं वो ज़्यादा करेंगे उसके अंदर, और जो लोग उससे नीचे-नीचे आते हैं उस तरह से कम होती जाएगी। लेकिन लोगों तक मुझे लगता है कम पहुँचती है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारा एड के हवाले से। राइट। तो ये जो एम्बेजलमेंट यानी कि ये घपला जो होता है, इसको इसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है क्या? मतलब जो बोला जाता है कि भाई हम तो कौम है, अजीम कौम है, हम तो लोगों की भलाई के लिए हैं। बहुत सारे वहां पे रेटोरिक्स दिए जाते हैं, इमरान खान खास तौर से देते हैं। क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है जो गरीबों तक के लिए एड पहुंचे और इसमें एम्बेजलमेंट हो रहा है? और साथ में ये एम्बेजलमेंट करने में कौन कौन इन्वॉल्व है? जी, मेरा ये ख़्याल है कि देखिए, ये जितना भी काम होता है, ख़ास तौर पे नॉन प्रॉफ़िट का, इसको हम नॉन प्रॉफ़िट कहते हैं। आप अपनी एक नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन भी बना सकते हैं, वैसे भी आपको मिल सकता है। जितनी एड आती है ख़ास तौर पे कैलेमिटीज़ की सूरत में, ये नॉन प्रॉफ़िट्स के ज़रिए कम आती है, डायरेक्ट ज़्यादा आती है। लेकिन अगर वो जो नॉन प्रॉफ़िट होती है, उसके ऊपर एक बॉडी होती है, जैसे अमेरिका में आईआरएस है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। उसका ये काम होता है इंश्योर करना कि जो बेनिफिशियरीज़ हैं उन तक वो चीज़ पहुँचे, और अगर उसमें रास्ते में कुछ लोग एम्बेज़लमेंट कर रहे हैं तो उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाती है। बड़े कड़े कवानीन हैं। हमारे मुल्क में उस तरह की वो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो नहीं है, एससीसीपी है शायद, तो वो उस तरह से नहीं कर पा रही, और उसके पास इतना स्कोप नहीं है, और उसमें जो बड़े लोग हैं वो उनकी वैसे ही दस्तरस से बाहर हैं। तो एक तो वो जो जो फंडिंग आएगी ऑर्गेनाइज़ेशन के ज़रिए, उसमें थोड़ा बहुत चेक होता है, लेकिन वो भी उतना मज़बूत नहीं है। जो उससे बाहर आती तो उसका तो हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि वो कहाँ तक उसके अंदर कितने लोग मुलव्वस हैं, किस हद तक उसको लेके जा रहे हैं। तो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, और अगर वो जो एड है वो लोगों तक ना पहुँचे, तो उससे वो बेचारों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और वो जितने पैसे हैं वो रास्ते में गायब हो जाएँगे। ओके। ना पहुंचे सही है, ये बात तो आपने कवर कर ली। लेकिन इसके इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है? आती तो सीधे पाकिस्तान के हाथ में, वहां पर इनके अपने लोग खड़े होते हैं, तो अपने ही लोगों के खिलाफ कौन है जो बीच में से इस सामान को चुरा रहा है? कौन है जो इस खाने को चुरा रहा है? और क्या इसको चेक करने के लिए, ये क्वेश्चन मैं आपसे दो, क्या इसको चेक करने के लिए कोई बोर्ड नहीं? नहीं, हमारे पास आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब मैं पहले देता हूँ। हमारे पास उस तरह का मैकेनिज़्म नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी होती है, उसमें
वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं, या हमारे पास वो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट है, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है इन इश्यूज को डील करना, लेकिन उनके ऊपर भी अथॉरिटी पार्लियामेंट होता है। तो एक तो पार्लियामेंट हमारा वीक है, बिल्कुल रबर स्टैंप है, उसमें उस तरह के वो चेक्स नहीं है कि वो उनको रुका जा सके। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन लोग हैं, तो उसमें अब एड जिनको जा रही है, अब गवर्नमेंट को जा रही है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जा रही है, एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट होगा, वहां जा रही है, तो उसको ट्रैक करेंगे कि वो कहाँ तक जाती है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि वो उनके ऊपर कुछ तक नहीं है, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होगी जिसको वो अकाउंटेबल हो, मासवाए कि वो फॉरेन डोनर्स हैं और उनको वो कैसे करेंगे, वो मैनिपुलेशन हो जाती है और उसको वो जस्टिफाई कर लेते हैं। दूसरी जो अकाउंट्स हैं उसमें इमरान खान का एक अकाउंट है, अब उसके ऊपर भी एलिगेशन लगे रहे हैं पास्ट में, उसकी जो सिस्टर थी अलीमा खान, उनके उसी तरह से, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल उनका एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है और उसमें उन्होंने जितना भी वो काम किया वो सारा नॉन प्रॉफिट था, सारा चैरिटी बेस्ड था, तो उसके अंदर एम्बेजलमेंट के बहुत सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, जिसमें वो एक तो पैनामा पेपर्स वो जो लीक हुए उसके अंदर इनके नाम आए, तो वो उसी तरह से उन पैसों की एम्बेजलमेंट हुई है। तो ये जो अब फ्लडिंग का इशू है, इसमें भी मुझे नजर ये आ रहा है कि काफी बड़े स्केल के ऊपर उसके खदशात हैं। वो कौन पकड़ेगा, उसको कैसे हम पकड़ पाएंगे, ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है जो कि हमें एड्रेस करना है। जनरली आर्मी इस पूरे रिलीफ एफर्ट में आर्मी का एक मेजर रोल दिख रहा है, आर्मी एयरलिफ्ट कर रही है लोगों को, आर्मी ही सामान पहुंचा रही है, उंगलियां आर्मी पर भी उठ रही हैं। ऐसे में क्या आप बताना चाहेंगे कि कहीं आर्मी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि उंगलियां तो उठ रही हैं? अब उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन देखना यह है कि आर्मी का उसके अंदर, क्योंकि हमें एविडेंस चाहिए होगी कि एविडेंस कहाँ पे है। इल्जाम तो हम लगा सकते हैं जी कि आर्मी भी हो सकती है, लेकिन एविडेंस कहाँ पे होगी, ये एक सीरियस क्वेश्चन है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आर्मी के अंदर जितने वाकयात होते हैं उनकी भी एविडेंस बाहर नहीं आती। इसका जिक्र यहाँ अमेरिका में एक बहुत बड़े शुजा नवाज साहब हैं, एक उन्होंने उसके ऊपर बुक भी लिखी हुई है क्रॉसओवर्स के नाम से, और उसके भाई जो थे वो खुद आर्मी चीफ रहे हैं, आसिफ नवाज। तो उन्होंने इस इशू के ऊपर लिखा था, उन्होंने जिक्र किया था आर्मी की करप्शन के हवाले से कि उसके अंदर करप्शन कैसे होती है। उसने अयूब खान का एक वाकया लिखा था कि उसने कैसे वो जो स्कॉलरशिप्स आई थी उसने अपने बेटों को वो दे दी बगैर किसी मेरिट के, और इस तरह के पर्सनल बेनिफिट के लिए जो काफी सारे ऑफिसर्स ने अपने अपने मकसद के लिए काम किया। एक एक वाकया उसने उसका जिक्र किया, स्ट्रॉन्ग रूम का उसने जिक्र किया कि जब पाकिस्तान अमेरिका का एलाई था रशिया के खिलाफ, और वहां पे जितनी एड आ रही थी अमेरिका की तरफ से वो ज्यादा कैश में आती थी, और वो एक स्ट्रॉन्ग रूम का नाम उन्होंने दिया, यानी कि कमरा था उसके अंदर वो सारे रकम स्टैश होती थी, और फिर वहां से उसके अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका उन्होंने जिक्र किया, हमारी आईएसआई का। और मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी वो न्यूज़, वो बुक के अंदर वो पढ़ के कि उसके अंदर वो लोग आते थे और वो अपनी मर्जी से पैसे ले जाते थे और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता था। तो इस तरह के वाकया तो वो हैं, रिपोर्टेड हैं, लेकिन इसमें किस हद तक होगी ये शायद हमें बाद में कहीं जाके पता चले, कोई आथर उसके ऊपर लिखे, कोई वो एविडेंस अनअर्थ करे। तो आयशा सदीका ने एक डिफरेंट बुक लिखी है इसके ऊपर, मिलिट्री इंक के नाम से। उन्होंने भी इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन वो डिफरेंट एंगल है, उसमें ये एड का जिक्र नहीं है। तो क्योंकि ह्यूमंस है और उसके ऊपर ओवरसाइट होनी चाहिए, और वो ओवरसाइट हमारे पास नहीं है, यानी कि आर्मी को पार्लियामेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, और वो जब कंट्रोल में होगी तो ही जाके उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, और वो है नहीं। तो हमें अगर वो करेंगे भी तो पता नहीं चलेगा। राइट, पता नहीं चलता। लेकिन क्या ऐसी उंगलियां नहीं उठती कि पापा जॉन्स के आउटलेट्स कैसे खरीदे जाते हैं और ये जजीरे यानी कि आइलैंड्स कैसे खरीदे जाते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है, क्या इतनी सैलरी मिलती है किसी को? हाँ, ये बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं, और इसके ऊपर पाकिस्तान में डिबेट भी हुआ है, इसके बाहर भी डिबेट हुआ है, लेकिन वो इसीलिए नहीं पकड़ा जा सका उसको कि उसके लिए एविडेंस चाहिए, और वो एविडेंस वही लोग जो उसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं वो एविडेंस को दबा भी लेते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह का होता है जैसे क्रिमिनल केस होता है, मूवीज के अंदर देखते हैं
उसके अंदर जो एक इन्फ्लुएंशियल आदमी होता है वो एविडेंस को मैनिपुलेट कर लेता है। जो आदमी आके गवाही देना चाहते हैं उनको खत्म कर देते हैं। आपने देखा होगा वो कोर्ट में आने से पहले ही उनको किसी ना किसी तरह से या डील कर लेते हैं या उनको मरवा दिया जाता है। तो ये इंसानी एक प्रॉब्लम है और इसके साथ वही इसी केस में भी अप्लाई होता है। राइट, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, बस मेरी बात मुकम्मल होगी कि वो एविडेंस को रोक लिया जाता है और उसमें वो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के पास ये अथॉरिटी होती है, वो बुला सकते हैं उनको एविडेंस दे। दूसरा कोर्ट है, तो वो कोर्ट और मीडिया दोनों कंट्रोल्ड है, तो उनको अगर वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, तो नथिंग कैन। मीडिया की तो क्या कहें, पहले ARY बंद हुआ और अब बोल टीवी बंद हो गया है। मीडिया की तो ऐसी हालत हो रही है वहां पर। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, अगर सारे करप्ट हैं तो कोई रे ऑफ होप दिख रही है कि मतलब आप स्कैम कीजिए, करप्शन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी और चीज में कीजिए यार। ये एड आ रही है, जो लोगों के पास कुछ खाना नहीं है, उनका सब कुछ डूब गया है, उसमें करप्शन हो रही है, उसमें खाना नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों का भुखमरी की कगार पर है, और एड में करप्शन एक सीरियस इशू नहीं दिख रहा। आप क्या पोजीशन है वहां पर अभी भी? देखिए, अब वो बात तो सही है, लेकिन अगर हम देखें तो जो रियासत है, अगर हम चलो एड वाले लोगों को थोड़ा सा साइड पे रखें और हम देखें कि जो रियासत का प्रोजेक्ट है वो भी यही है कि आप लोगों के लिए बिठाया गया है और आप लोगों के लिए काम करें, आपको पे दी जाती है। अब इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि उसको आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल, रियासत के रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और अगर वहां पे हो सकता है तो फिर यहाँ भी हो सकता है, तो वो एक मेंटेलिटी बन जाती है हमारे पास। वो अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, इम्प्यूनिटी है, किसी को पकड़ा नहीं जाता, अगर पकड़ लिया जाए तो सजा नहीं होती। और तो इस केस के अंदर फिर कोई लोगों के पास चारा नहीं होता, कोई बोलता भी नहीं है, सामने भी नहीं आता। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ कि ये जो मूवीज बनाई जाती हैं, खासतौर पर साउथ में आपके इंडिया की काफी जो मूवी बनती हैं, उनका थीम यही होता है कि वो जो गुंडे हैं और वो किस तरह से मुलव्वस है। तो वो मुझे जो उस तरह का सर्कल है वो बड़े लेवल पे पाकिस्तान में नजर आता है। राइट, फाइनली ये जो किताबें लिखी गई थी, आयशा सिद्दीका का नाम लिया आपने, एक और जनाब का नाम लिया, ये सारे लोग हैं कहाँ? पाकिस्तान में अब भी हैं? नहीं, ये जो शुजा नवाज हैं वो तो खैर अमेरिका में ही रहते हैं, काफी देर से इधर वो सेटल हैं। आयशा सिद्दीका ने जब बुक लिखी थी तो उसकी वो बुक बैन कर दी गई थी पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू हर के उसको छोड़ना पड़ा, एंड आई थिंक शी इज इन यूके, तो वो पाकिस्तान में वो भी नहीं। ओके, मतलब आप कहीं पे भी एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे तो फंस सकते हैं, ये बात क्लियर है? जी। अच्छा, तो खैर फाइनली मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपने लेट नाइट, अमेरिका में इस समय लेट नाइट हो रही है, लेट नाइट हमारे साथ आना और एक कैंडिडली बोला कि क्या सिचुएशन है। और ये खैर बड़ा ही दुखद है जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, जितनी फ्लड्स हैं और जितने लोग बाहर हैं। जाहिर है उनको एड अब इस समय चाहिए, उनको हेल्प इस समय चाहिए। बाकी आगे जिस तरीके का एम्बेजलमेंट है उस पर आगे वो होती रहेगी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पकड़े जाने चाहिए सबके सब। एहसान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक और टॉपिक पर फिर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। जी, थैंक यू।